हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एमएसएन में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये अल्जाइमर डिजीज़ है ना, डेमेंशिया का ही टाइप है। ठीक है, डेमेंशिया किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? मेमोरी में डिस्टर्बेंस होने जाता है। मतलब मेमोरी एक तरफ से दिमाग खाली होने लग जाता है, यूँ समझ लो। मेमोरी एकदम लॉस होने लग जाती है, पर्सन को कुछ याद नहीं रहता है। अल्जाइमर डिजीज कहलाती है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिमिल डेमेंशिया। इसको सिमिल डेमेंशिया भी कहते हैं, रिलेटेड टू एज। आपको स्पेशल सिमिल डेमेंशिया भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, और करेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव। इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट इन मेमोरी। जो जो प्रोग्रेसिव होती है मेमोरी की, इम्पेयरमेंट हो जाती है मेमोरी की। कॉग्निटिव फंक्शन, जो जजमेंट करने का, लैंग्वेज एंड एक्टिविटी, आर डेली लिविंग, सब कुछ क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है इसमें पेशेंट का। ठीक है, प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट इन मेमोरी हो जाती है। कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जजमेंट, लैंग्वेज एंड एक्टिविटी, डेली लिविंग एक्टिविटी, ये सब क्या हो जाता है? इसमें चेंज हो जाता है। एलोसिस एल्जाइमर जर्मिन क्या है? न्यूरोलॉजिकली फर्स्ट डिस्क्राइबर द डिजीज इन 1907। ठीक है, द डिस्क्राइब पैथोलॉजिकली चेंजेस एंड रिलेटेड एज न्यूरोपिलियन। इन्होंने क्या है कि इन्होंने न्यूरोटिक प्लेगर आर द कोजेज दिस कंडीशन। इन्होंने 1907 में ये खोज की थी। इन्होंने अल्जाइमर डिजीज़ की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। ये आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हम कोजेस लिखेंगे कि अल्जाइमर डिजीज़ क्यों होती है। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज़ कोजेस या रिस्क फैक्टर एग्जैक्ट जो कोज है ना, वो तो अननोन है, बट सम फॉर कोज द कंडीशन। एग्जैक्ट जो कोज है ना कि हाँ इसकी वजह से होता है, वो तो अभी तक अननोन है। लेकिन सम कोजेस है, जैसे कि जेनेटिक अबनॉर्मलिटी यानी कि डाउन सिंड्रोम। जेनेटिक अबनॉर्मलिटी मतलब किसी बच्चे में, मतलब अगर कोई मदर है, उनकी एज बहुत ज़्यादा है, फिर प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो वो डाउन सिंड्रोम बेबी होगा, तो ये जेनेटिक अबनॉर्मलिटी हो जाएगी। उसमें अल्जाइमर डिजीज़ देखने को मिल सकता है। किसी की एज इंक्रीज है, उसमें हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, हेड इंजरी हो गया, सीवीडी हो गया किसी को, या किसी को वायरल इन्फेक्शंस हो गया, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी है, किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, उसको हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, किसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसको भी अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। ये कुछ कॉजेस है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे अब। अल्जाइमर डिजीज़ होती कैसे है? ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर या कोजेस बोल सकते हैं, या रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। फिर एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द अबनॉर्मल प्रोटीन, जो ब्रेन है ना उसमें एक्सेसिव मात्रा में अबनॉर्मल प्रोटीन होने लग जाता है, जिससे न्यूरोटिक प्लेकस, इट न्यूरॉन टर्मिनेशन टू न्यूरॉन टर्मिनेशन एंड न्यूरोफाइब्रियंस टंगर इन सेल्स। जो सेल्स होती है ब्रेन की, उनके अंदर अबनॉर्मल प्रोटीन बनने लग जाता है। ठीक है, जो मतलब टर्मिनेशन होती है ना, टर्मिनेशन एंड न्यूरोफाइबर्स होते हैं उनके अंदर, जो एंड सरफेस होती है उन पे सब जगह। ठीक है ना, देर अब नॉर्मल प्रोटीन डैमेज होने लग जाती है। फिर ये जो अब नॉर्मल प्रोटीन होती है, ये क्या कर देती है? डैमेज कर देती है न्यूरॉन्स तथा ब्लॉक कर देती है ट्रांसमिशन सिग्नल्स। जो ट्रांसमिशन, जो एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं ब्रेन के अंदर, ये उनको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। ठीक है ना, जो अब नॉर्मल प्रोटीन बन रहा है वो सबसे पहले तो क्या करता है? डैमेज करता है न्यूरॉन्स को, फिर ब्लॉकेज कर देता है ट्रांसमिशन। सिंगल्स होते हैं जो ट्रांसमिशन करते हैं एक से दूसरे जगह, जो हमारी मेमोरी को स्टोर करते हैं दिमाग में, उनको क्या करता है? ये
ये डिस्टर्बेंस कर देता है। जैसे कि अभी मुझे कोई बोले तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगी, और अल्जाइमर पेशेंट को पूछेंगे तो उसको सोचने में टाइम लगेगा, या इससे कोई अपना नाम आज बताएगा या अभी बताएगा, 10 मिनट बाद पूछेगा तो भूल जाएगा। उसके जो न्यूरॉन सिस्टम है ना, वो साइन नहीं कर पाएंगे, उसमें ये प्रोटीन होगा ना, ये डैमेज कर देगा और ब्लॉकेज कर देगा ट्रांसमिशन सिग्नल्स को, ठीक है। फिर न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन सिस्टम ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे क्या है, ब्रेन है नॉर्मल फंक्शन अपसेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अल्जाइमर डिजीज हो जाती है, ठीक है ना। फिर अब कोजेस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ऐसे पर्सन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। इसके 3 मेनली क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर द 3 स्टेज इन द कंडीशन ऑफ द माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। मतलब 3, माइल्ड है तब तक तो ठीक है, माइल्ड है तब तक तो ठीक है, थोड़ी बहुत मेमोरी लॉस होती है। आपको मैं शॉर्ट में बता दूँ तो जो माइल्ड है उसमें थोड़ी सी मेमोरी लॉस होती है, पेशेंट को थोड़ा थोड़ा याद रहता है, और मॉडरेट में थोड़ा सा भी कम याद रहता है, पर याद रहता है, पर बहुत कम चांसेस मॉडरेट। और जो सीवियर है उसमें पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता है और उसकी मेमोरी एकदम साफ हो जाती है, ठीक है। तो मॉडरेट स्टेज में क्या होगा, इसका ड्यूरेशन, और मिड होता है ना, मिड स्टेज वर्स होती है और इसका ड्यूरेशन 1 से 3 साल तक हो सकता है, फिर ये ठीक हो सकता है, ठीक है। माइल्ड मेमोरी लॉस होती है, न्यू लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, नई चीज़ सीखने में प्रॉब्लम होती है, रिकॉल एबिलिटी माइल्डली इम्पेयर्ड। जो हमारे दिमाग में जो रिकॉलिंग, जैसे कि हम कुछ पढ़ते हैं उसको याद करने की कैपेसिटी उसके अंदर कम होती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, लाइक मेमोरी ईयर आ जाता है, शेडनेस और डिल्यूजन हो जाता है, उस वो थोड़ा सैडनेस रहेगा, और डिल्यूजन यानी उसको फास्ट फिक बिलीव हो जाएगा, मोटर सिस्टम नॉर्मल रहेगा। और सेकंड स्टेज यानी कि मॉडरेट, इसमें ड्यूरेशन क्या होता है, 2 से 10 साल का होता है, ठीक है। मॉडरेट मेमोरी लॉस हो जाती है, रिकॉल एबिलिटी सीवियर ही इम्पेक्ट होती है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, एम्फेसिया यानी कि बोलने में प्रॉब्लम होती है, चेंज इन द स्पिन पैटर्न, और हेलुटेशन होगा। हेलुलेशन किसको बोलेंगे, जब स्टिमुलाइट प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी कोई फास्ट बिली पेशेंट को लग रहा है, तो हेलुलेशन। स्टेज 3 क्या होता है, या 8 से 12 ईयर्स तक होती है, ठीक है ना। इसमें सीवियर इम्पेयर्ड हो जाती है, इसमें डिस्प्ले क्या हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, मेमोरी लॉस फुल तरह से होने लग जाती है, कोमा में चला जाता है पेशेंट, कुछ भी याद नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, सीवियर या थर्ड स्टेज में, ठीक है। या 8 से 12 इसका ड्यूरेशन होता है। फिर है वार्निंग साइन क्या क्या होता है डेमेंशिया के, ठीक है। मेमोरी लॉस होना, चेंज इन द मूड या चेंज इन द मॉडरेट चेंजेस होने लग जाते हैं, पुअर जजमेंट हो जाता है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। फिर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखें तो पेशेंट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, मिनी 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 मेंटल एग्जामिनेशन करेंगे। मैनेजमेंट में क्या देर इज क्वांटली नो केयर फॉर Alzheimer disease, but these are the various medication are the available the help in the treatment of the हम एल्जाइमर डिजीज। मतलब इसका हम कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मेडिकेशन है वो दे सकते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेशन, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटी कोगुलेंट भी दे सकते हैं। ऐसी ड्रग्स हैं जो पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये था फार्मेकोलॉजिकली मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट को बोलते हैं। और नॉन फार्मेकोलॉजी में क्या क्या है देखो, नर्सिंग मैनेजमेंट को ही नॉन फार्मेकोलॉजी मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, द गोल ऑफ द केयर इज सो हेल्प द पेशेंट इन मेंटेनिंग हिज एंड हेयर डेली लिविंग एक्टिविटी। मतलब पेशेंट को मेंटेन करना है उसकी डेली लिविंग एक्टिविटी को, ठीक है। प्रोवाइड ए क्वाइट इन्वायरमेंट पेशेंट विद द
रिमेन कैन बी फोकस्ड ऑन हिज एक्टिविटी। पेशेंट को एक शांत वातावरण प्रोवाइड करना है और पेशेंट की जो एक्टिविटी है उस पर फोकस करना है। इंक्रीज फॉर फिजिकल एक्सरसाइज एंड थेरेपीज लाइक योगा एंड मेडिकेशन इन टाइम। पेशेंट को इंक्रीज करना है किसके लिए? फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, थेरेपीज के लिए, लाइक योगा मेडिकेशन, इन सब के लिए, ठीक है। पेशेंट को इंश्योर करना है, इंश्योर अबाउट द सेफ्टी बिकॉज पेशेंट इज मोर टू इंजर ड्यू टू लो ब्रेन फंक्शन। इंश्योर अबाउट द सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रेन का फंक्शन इतना मैच्योर नहीं है ब्रेन का, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हेल्प इन टेकिंग मेडिकेशन इन टाइम, में पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। इंकरेज पेशेंट टू डू एक्टिविटी द प्लेन्ड माइंड गेम सॉल्व पीजल। पेशेंट को इंक्रीज करना है एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन कौन सी एक्टिविटी? जो पीजल वगैरह होता है उनको खेलने के लिए, ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मेक ए डेली रूटीन टाइम टेबल ऑफ द पेशेंट, मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब है? पेशेंट को मतलब डेली टाइम टेबल बना के दे देना है पेशेंट को ताकि वो उसको फॉलो कर सके, उसको चीज़ें याद रह सके, ठीक है। इंकरेज पेशेंट टू द टेक हेल्दी डाइट, पेशेंट को हेल्दी डाइट देनी है, ठीक है ना। ये हुआ हमारा अल्जाइमर डिजीज़, इजी था। देखो हमने अल्जाइमर डिजीज़ में क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी अल्जाइमर डिजीज़ की। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? पहले लिख देंगे डेमेंशिया टाइप का ग्रुप होता है, फिर हम लिखेंगे सेमिलन डेमेंशिया होता है, फिर इसमें हम लिख देंगे करेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव एंड इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शन, जजमेंट, लैंग्वेज और एक्टिविटी। आर क्या हो जाती है? डिस्टर्बेंस हो जाती है डेली लिविंग एक्टिविटी, उसको हम अल्जाइमर डिजीज कर सकते हैं या मेमोरी लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने दी थी, ठीक है। फिर कोजेस लिख सकते हैं, कोजेस में जेनेटिक, फैमिली, हेड इंजरी, वायरल इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, इनक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, स्मोकिंग एज, ये सब कुछ पैथोफिजियोलॉजी लिखी थी, जिससे क्या होता है जो प्रोटीन होती है ब्रेन में, अब नॉर्मल प्रोटीन बढ़ने लग जाती है, जिससे क्या होता है डैमेज होने लग जाता है, जिसके कारण किडनी मैन्युफैक्चर्स में 3 टाइप पड़े थे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। फिर हमने वार्निंग साइन पढ़े थे, डायग्नोस्टिक और मैनेजमेंट पढ़ा था। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ द मेमोरी या फिर प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट होना, ठीक है ना। उसको हम डेफिनेशन बोलेंगे, याद करनी पड़ेगी। और ये माइल्ड डेमेंशिया टाइप होता है, इसमें डेली लिविंग एक्टिविटी पर्सन की मतलब प्रभावित होती है। फिर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा? कोजेस में क्या क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटरी, फैमिली फैक्टर, या फिर एज, या फिर ये सब कुछ, स्मोकिंग, ये सब था कोजेस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फिर हमने क्या पढ़ा? पैथोफिजियोलॉजी के, भाई ब्रेन के अंदर अब नॉर्मल प्रोटीन बनने लग जाती है, जिसके कारण ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। मेमोरी लॉस होने लग जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा था? देखो फिर हमने पढ़ा था, देखो फिर हमने पढ़ा था शायद वार्निंग साइन। देखो फिर हमने पढ़ा था पैथोफिजियोलॉजी के बाद में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स या साइन एंड सिम्टम, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? साइन एंड सिम्टम ने के ना 3 टाइप के साइन एंड सिम्टम को हम कंडीशन के अनुसार दे सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड का ड्यूरेशन क्या था? 1 से 3 ईयर का था, और मॉडरेट का 2 से 10 साल, और सीवियर का 8 से 12 साल था, ठीक है ना। माइल्ड में क्या होगा? उसकी मेमोरी वगैरह थोड़ी लॉस होगी, और मॉडरेट में थोड़ी सी ज़्यादा, और सीवियर में तो पूरी मेमोरी ख़त्म जैसा होने लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने पढ़ा था वार्निंग साइन यही थे, मेमोरी लॉस होना, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाना, पुअर जजमेंट होना, चेंज इन द मोडर चेंज बिहेवियर चेंज होना ना। फिर हमने पढ़ा था
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने क्या पढ़ा था, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईईजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट। इसका कोई सर्जिकल मैनेजमेंट तो होता नहीं है, मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट है। मेडिकल में हम टैबलेट्स देंगे, एंटी डिप्रेशंस, एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक, इन्फ्लामेशन ड्रग्स। और नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट का ख्याल रखेंगे, पेशेंट को सेफ्टी प्रदान करेंगे, पेशेंट को इंकरेज करेंगे फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए, फिज़िकल एक्सरसाइज एंड योगा, मेडिकेशन करने के लिए, इंकरेज अबाउट सेफ्टी, क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, डेली टाइम टेबल बना के देंगे पेशेंट को। ये सब हमने नर्सिंग मैनेजमेंट में पढ़ा था। ये हमने अल्जाइमर डिजीज़ ख़त्म हुआ। थैंक यू।